पहले पहले जब मेरी सहेली ने मुझे इस काम के बारे में बताया तो मैं थोड़ी परेशान हो गई थी। फिर सोचा कि गरीबी इस कदर है और घर में बीमार माँ बाप हैं, भाई कोई है नहीं, छोटी बहनें हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं था कि मैंने शराफत से काम करने की पहले कोशिश नहीं की थी। मैंने इससे पहले अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश की थी। पहले मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का सोचा, तो उन्हीं बच्चों के हाथों मोहल्ले के आवारा लड़के मुझे पर्ची लिख लिख कर भेजते रहे और फिर उनमें से एक पर्ची मोहल्ले की एक आंटी के हाथ लग गई और फिर उन्होंने जितना मुझे बदनाम करना था कर दिया कि ये ट्यूशन पढ़ाने के बहाने इस तरह के काम करती है। और उसके बाद ट्यूशन पर भी मेरी पाबंदी लग गई। सबने कह दिया ये एक चरित्रहीन लड़की है, हम अपने बच्चों को इसके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं भेजेंगे। उसके बाद मैंने घर से बाहर निकलकर नौकरी करने की कोशिश की, लेकिन मुझे हर जगह अजीबोगरीब तरह से परेशान किया गया क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी और यही खूबसूरती मेरे लिए जान का बवाल बन जाती। मैं जहाँ भी नौकरी के लिए जाती, मुझे नौकरी के लिए तो फ़ौरन रख लिया जाता था, लेकिन फिर उसके बाद मेरे साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता। कंपनी का बॉस मेरा फ़ायदा उठाना चाहता। मजबूरन एक हफ्ते के अंदर ही अंदर मुझे नौकरी छोड़ देनी पड़ती और फिर मैं घर बैठ जाती। मैं पूरे मोहल्ले में बदनाम हो चुकी थी और अब मेरे लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। और फिर मेरी दोस्त ने मुझे यूट्यूब चैनल का मशवरा दिया तो मैं सोच में पड़ गई। फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अगर अपना चेहरा दिखाए बगैर मुझे चैनल बनाने का मौका मिल रहा है और इससे अच्छी कमाई भी होती है तो ठीक है, मैं यही करती हूँ। शुरू में मैंने अपने चेहरे पर मास्क पहन लिया था जिससे कि मुझे कोई पहचान ना सके। सिर्फ अपनी आवाज़ के जरिए ही मैंने चैनल बनाया और शेरो शायरी सुनानी शुरू कर दी। अभी मेरा चैनल बिल्कुल साफ सुथरा था। मेरे चैनल पर कोई भी गंदी वीडियो नहीं थी, लेकिन मैंने देखा कि मेरे चाहने वालों की गिनती बहुत कम है और चैनल ठीक से नहीं चल रहा। तो फिर मैं थोड़ी परेशान हो गई। कमेंट में सब लोग यही कहते थे कि अपना चेहरा दिखाओ, लेकिन मैं अपना चेहरा नहीं दिखा सकती थी क्योंकि फिर सब लोग मुझे पहचान जाते और मोहल्ले भर में मैं फिर से बदनाम हो जाती। अगर मैंने अपना चेहरा दिखा दिया तो मेरे लिए और भी मुश्किलें बढ़ जाती। मेरे सब्सक्राइबर में ज़्यादा गिनती मर्दों की थी जो मेरे इश्क और बेहुदा गज़लों के बड़े शौकीन थे। लेकिन एक बार एक कमेंट ने तो मुझे शर्म से पानी पानी कर दिया। मुझे वो कमेंट पढ़कर बहुत गुस्सा आया था। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं खरा खरा जवाब लिख देती। एक लड़के ने लिखा था कि मैं तुम्हारी आवाज़ का दीवाना हो चुका हूँ। अगर तुम अपना चेहरा नहीं दिखा सकती तो अपना ये खूबसूरत शरीर ही दिखा दो। तुम्हारी आंखें देखकर तो मेरी नींदें उड़कर रह गई हैं। तुम्हारे सफ़ेद दूधिया हाथ देखकर मेरा दिल मचलने लगता है। मैंने फ़ौरन से उस कमेंट को डिलीट कर दिया। ये बातें मुझे परेशान करती थीं, लेकिन मैं मजबूर थी। अब तक मेरी इतनी ज़्यादा कमाई नहीं हो रही थी कि मेरा घर चल सके। मेरी दोस्त भी मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, देखो तुम्हें जिस्म दिखाने का लोग कहते हैं तो ऐसा करो, थोड़ा बहुत अपना जिस्म भी दिखा दो जिससे कि तुम्हारे व्यूज़ कुछ ज़्यादा आ सकें। मैंने कहा, नहीं, मैं अपना जिस्म नहीं दिखा सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बात मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। तो मेरी दोस्त ने कहा कि जब खाली पेट हो तो ज़मीर को शांत करना ज़रूरी नहीं होता, पेट की आग शांत करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने कहा, ये गलत बात होगी। तो मेरी दोस्त कहने लगी, अपने आसपास नज़र दौड़ाकर देखो, ना जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो अपनी गरीबी से तंग आकर नौकरी करती हैं और अपने बॉस को भी खुश करती हैं। कम से कम तुम सिर्फ अपना शरीर दिखाओगी, तुम्हारे शरीर को कोई छू नहीं सकता, सिर्फ देखने तक ही सीमित रहेगा। तुम ऐसा करोगी तभी तुम्हारी छोटी बहनों और तुम्हारे बीमार माँ बाप का पेट भर सकेगा, नहीं तो तुम ऐसे ही गरीबी में तड़प तड़प कर मर जाओगी। तुम अपने घर के हालात देखो, बस अच्छा गलत भूल जाओ। मेरी दोस्त ने बहुत जिद की कि कुछ नहीं होता, थोड़ा सा जिस्म ही तो दिखाना है। मैं कौन सा तुम्हें पूरा दिखाने को बोल रही हूँ। देखो, मैं भी ये काम करती हूँ और मुझे इस काम के बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं और मेरा चेहरा भी किसी को नज़र नहीं आता, इसलिए इज्जत भी बनी हुई है और पैसा भी आ रहा है। मेरी दोस्त ने जब अपना चैनल मुझे दिखाया तो मेरे कानों से धुआं निकलने लगा था। उसमें बहुत कुछ बुरा था, लेकिन उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा थे और उसकी कमाई भी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मैं भी सोच में पड़ गई थी, शायद मेरे अंदर भी लालच आ गया था। मैंने कहा, ठीक है, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, थोड़ा सा ही अपने आप को शो करूंगी
और इस चक्कर में अपनी सहेली की बात मानते हुए सबसे पहले मैंने बहुत ही टाइट कपड़े पहनना शुरू कर दिए और दुपट्टा सरक कर मेरे गले तक पहुंच गया था। मैंने देखा व्यूज़ बढ़ने लगे थे। धीरे धीरे मैंने स्लीवलेस कपड़े पहनना शुरू कर दिए। मैं इस बात की गहराई में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन चैनल पर जो भी मुझे फरमाइश करता मैं उसकी फरमाइश पूरी करती और धीरे धीरे मेरा लालच भी बढ़ता गया और मैं लालच के दलदल में धंसती चली गई। और फिर बात स्लीवलेस से बहुत आगे तक पहुंच गई थी और फिर तो मुझे आदत हो गई, जितना ज़्यादा मैं अपने आप को दिखाती उतने ही ज़्यादा मेरे पास पैसे आ रहे थे। मेरा लालच दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मेरे घर के हालात अब अच्छे होने लगे थे। मेरे माँ बाप बीमार रहते थे, मेरी 2 छोटी बहनें थीं और जब मेरे माँ बाप मुझसे सवाल करते कि ये सारा पैसा कहाँ से आता है, तो मैं उनको कह देती कि मैं ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को पढ़ाती हूँ, जिसकी वजह से मुझे इतने पैसे मिलते हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ। उन्हीं दिनों मोहल्ले की औरतों ने भी फिर से मेरे बारे में बातें करना शुरू कर दी थीं कि इनके घर में तो बड़ी गरीबी थी, हर वक्त उधार मांगा करते थे, लेकिन अब इनके ठाट बाट तो देखो, ना जाने क्या काम करते हैं। मोहल्ले वालों ने मेरे घर में आकर जासूसी करना शुरू कर दी और मेरा जीना दूभर कर दिया। फिर मैंने सोचा कि मोहल्ला ही छोड़ देती हूँ और किसी दूसरे शहर में जाकर बस जाती हूँ। अब तो मेरी कमाई भी अच्छी हो रही थी। बेहतर है कि मैं सब लोगों से दूर चली जाऊँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी मुश्किल कर दी थी। अब मैं इतना कमा रही थी कि मैं एक घर किराए पर ले सकती थी और मैं अपने माँ बाप को लेकर फिर दूसरे शहर आ गई थी, जहाँ पर दूर दूर तक मुझे कोई नहीं पहचानता था। और फिर मैंने वहाँ पर एक छोटा सा मगर अच्छा साफ सुथरा फ्लैट किराए पर ले लिया। इस फ्लैट में 3 कमरे थे। खूबसूरत सा फ्लैट था। एक कमरे में मेरे माँ बाप होते, दूसरे में मेरी दोनों छोटी बहनें पढ़ाई करतीं और तीसरा कमरा मेरा अपना होता था, जिसमें मैं अपना काम करती थी और कोई नहीं जानता था और ना मुझे कोई देख सकता था कि मैं अंदर कमरे में क्या कर रही हूँ। यहाँ आने के बाद मैं अपने आप को बहुत ही आज़ाद महसूस कर रही थी और शुक्र कर रही थी कि मेरी जान उस गंदे मोहल्ले वालों से छूट गई है। शुरू शुरू में तो मैं यूट्यूब चैनल सिर्फ इसलिए खोला था कि मेरी रोजी रोटी की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन अब धीरे धीरे मेरे अंदर लालच बढ़ने लगा था। मैं अपने बदन की दिन ब दिन नुमाइश करने लगी थी। लोगों के बहुत बहुत बुरे बुरे से कमेंट्स आते। कुछ लोग मेरी तारीफ भी करते, कुछ लोग मेरे फिगर की तारीफ में ज़मीन आसमान कर देते और कुछ लोग ऐसे भी होते जो मुझे गंदी गंदी गालियां बकते और कहते, शर्म करो, तुम हमारे समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रही हो। फिर मैं ये सोचती, क्या इनकी बातें मेरा पेट भर सकती हैं? अंदर से आवाज़ आती, नहीं, यहाँ गरीबी पर उपदेश सब देते हैं, लेकिन रोटी कोई नहीं देता और पेट तो रोटी से ही भरता है। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए पैसा चाहिए, बातें नहीं। इसलिए मैं उनकी बातों को नज़रअंदाज कर देती। मैं अपना दिल अपने अंदर की आत्मा को थपक थपक कर सुला देती। इन सब का पेट भरा हुआ है और अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो फिर मेरे पेट की आग कैसे शांत होगी, मेरे घर वालों का पेट कैसे भरेगा। लेकिन इतने सारे कमेंट्स के बीच में एक कमेंट्स ऐसा आया जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। उसने मेरा नाम लिखकर मुझसे कहा था कि सोनाली, ये काम छोड़ दो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये कमेंट्स पढ़कर तो मेरा दिल कांप उठा था कि आखिर ये कौन है और ये आदमी मेरा असली नाम कैसे जानता है, क्योंकि मैंने ये चैनल अपने असली नाम से नहीं बल्कि नकली नाम से बनाया था। लेकिन उसने मेरा असली नाम लिखा था। मेरी तो आत्मा ही कांप उठी थी। मैं हैरान हो गई थी, आखिर ये कौन है जिसको मेरी सच्चाई पता चल चुकी है। अगर ये मेरा कोई रिश्तेदार है तो फिर मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी होने वाली है। इस कमेंट को पढ़कर मुझ पर एक बदहवासी सी छाने लगी थी। ना जाने क्यों मैं उस दिन अपनी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकी और जल्दी जल्दी मैंने अपना चैनल भी बंद कर दिया और सारी वीडियो एकदम से वहाँ से डिलीट कर दी, क्योंकि इस बार जो कमेंट उस आदमी ने किया था इसका साफ मतलब था कि वो मुझे पहचानता है। मैं परेशान हो गई। मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। रिश्तेदारों में बदनामी का डर मुझ पर इस कदर सवार हुआ कि मेरे दिल में घर कर गया था। मैंने एक पल भी नहीं लगाया अपने चैनल से सारा डेटा हटाने में, क्योंकि मुझे पता था अगर मेरे इस काम की जानकारी मेरे माँ बाप को हो जाती तो वो जिंदा नहीं रहते, इस सदमे से ही मर जाते। अगर मेरे माँ बाप के सामने मेरी एक भी वीडियो आ जाती तो वो शर्म से ही मर जाते। इसलिए मैंने कुछ सोचते हुए अपना चैनल सिरे से ही डिलीट कर दिया। मैं इस तरह कांप रही थी कि जिस तरह कोई मलेरिया का मरीज बुखार में कांपता है। चैनल तो मैंने डिलीट कर दिया था, लेकिन मेरी आजमाइश शुरू हो चुकी थी। अचानक से एक दिन मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप पर एक आदमी का मैसेज आने लगा तो मैं डर गई। उसने यही लिखा था कि लगता है तुम मेरे कमेंट्स से डर गई हो कि मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई है।
फिर उसने हंसने वाला इमोजी भेजा। दूसरे मैसेज में लिखा था, तुम बहुत ज़्यादा डरी हुई हो, लेकिन देखो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा ये राज मेरे दिल में दफा रहेगा। बस मेरी शर्त इतनी है कि तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगी। बोलो करोगी? ये पढ़कर तो मैं और भी ज़्यादा डर गई थी। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। कौन है ये आदमी और मैं कैसे मान लूँ कि जो ये कह रहा है वो करेगा भी। मैं अजीब सी उलझन का शिकार होने लगी थी। जिस तरह की वीडियो मैं बना चुकी थी, अगर वो मेरा कोई जानने वाला देख लेता तो मैं बदनाम होकर रह जाती। वो मुझे बदनाम तो कर सकता था, लेकिन मुझसे शादी नहीं। सारे रिश्तेदारों के चेहरे मेरे सामने आने लगे थे। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि इतने पैसे कहाँ से आते हैं, तो मैंने अपने रिश्तेदारों से यही कहा था कि मैं ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाती हूँ और कुछ कोर्सेज बहुत महंगे होते हैं और मैं अच्छी कमाई कर रही हूँ। मेरी बात पर सबने ये विश्वास भी कर लिया था, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ही ज़माना है और बहुत सारे लोग ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं और उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मेरे सब रिश्तेदारों के व्यवहार भी मेरे लिए बदलने लगे थे। मेरी बुआ, मौसी, चाचा, जो हमें कभी पूछते भी नहीं थे, अब हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। मम्मी पापा के दोस्त, जो गरीबी की वजह से हमें छोड़कर चले गए थे, अब वही दोस्त बार बार पापा को कॉल करते हैं और कांटेक्ट करते हैं और अपने बेटों के रिश्ते मेरे लिए पेश करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता ये पैसा मैंने किस तरह से कमाया है। अगर वो आदमी मेरा कोई जानने वाला था तो सच्चाई सबके सामने लाकर मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ता, क्योंकि उसने ये भी कहा था कि मेरी बहुत सी वीडियो उसके पास सेव हैं। जिस रात मैंने उसका ये मैसेज पढ़ा, उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। मैं सारी रात आंखों में गुजार दी थी कि आखिर ये कौन है जिसने मेरा राज मालूम हो गया है। ऊपर से मेरा चैनल भी डिलीट हो गया था और कमाई भी बंद हो गई थी। अभी तो खैर मेरे अकाउंट में अच्छे खासे पैसे थे, लेकिन ये भी सोच रही थी कि जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो मैं क्या करूँगी। मेरा दिमाग सोच सोच कर सुन्न होने लगा था। बदनामी का डर अलग था जो मेरी रातों की नींदें उड़ा चुका था, और अब तो मेरी जान देने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। मैं खुदकुशी के बारे में सोचने लगी थी। अजीब बात यह थी कि मैंने अब तक जो काम किया था वो अपना चेहरा छुपाकर किया था। भगवान के अलावा मेरा राज कोई नहीं जानता था। मैंने तो यही सोचा था कि बाद में अपने भगवान से हाथ जोड़कर और रो रो कर माफ़ी मांग लूँगी, लेकिन अब तो मेरे काम का राजदार कोई और बन चुका था और जिसके मैसेज मेरी जान निकालने लगे थे। अजीब बात यह थी कि मुझे तो भगवान से डरना चाहिए था जो ये सब करते हुए मुझे देख रहा था, लेकिन मैं भगवान से डरने की बजाय उस आदमी से डर रही थी। और फिर कुछ दिनों के बाद तो जैसे मेरे पास मैसेज आने की भरमार हो गई थी। एक के बाद एक मैसेज मुझे आने लगा था और जिन्हें पढ़कर मैं डर के मारे मोबाइल ही बंद कर दिया करती थी। रात का काफ़ी समय हो चुका था। मेरी माँ ने दरवाज़ा खटखटाकर पूछा कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम्हारे कमरे की लाइट अब तक जल रही है, क्या बात है। मैंने माँ से कहा कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। लेकिन माँ ने मेरी घबराहट को भांपते हुए मुझसे कहा कि अगर कोई परेशानी है तो बताओ। मैंने कहा, नहीं मम्मी जी, मेरी तबीयत ठीक है। कुछ दिन मैंने मोबाइल बंद ही रखा और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई भी रहने लगी थी। यहाँ तक कि मुझे खाना तक नहीं खाया जा रहा था। मैं हर वक्त उस आदमी के बारे में ही सोचने लगी थी कि आखिर ये कौन है जिसको मेरी हर बात पता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। बंद घर के अंदर भी मुझे उस आदमी की तेज नज़रें अपने आर पार होती नज़र आती थीं। काफ़ी दिन के बाद मैंने अपना मोबाइल ऑन किया और अपनी उसी सहेली से बात की जो मेरे पुराने शहर में रहती थी। मेरा उससे फ़ोन पर कांटेक्ट होता रहता था। मैंने उसे अपनी समस्या के बारे में बताया तो मेरी सहेली ने कहा कि भलाई इसी में है कि तुम उसे कहो कि वो आदमी चाहे जो कोई भी है, तुम उससे मिलना चाहती हो और उससे मिलने के लिए तुम चली जाओ और जो भी समस्या है उसका हल निकालो। यूँ घुट घुट कर जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब देखो तुमने किराए का मकान भी ले लिया है तो किराया भी देना होगा और भी खर्चे करने होंगे। तुमने अपना चैनल भी डिलीट कर दिया, कम से कम उस आदमी से बात करो कि आखिर वो चाहता क्या है। मैं सुनकर थोड़ा परेशान हुई थी। ये तो बहुत ही रिस्की काम था। अगर कोई रिश्तेदार होता तो फिर मैं क्या करती। मैंने सोचा मैं उसके हाथ जोड़कर विनती कर लूँगी। पहली बार मैंने उस आदमी को खुद मैसेज किया था और मैसेज करते हुए मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे। फौरन से ही मेरे मैसेज का रिप्लाई आया था। कहने लगा, क्या सोचा आपने। मैंने कहा, आप कौन हैं और मेरे बारे में सब कुछ कैसे जानते हैं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, इतनी लंबी बातें यूं मैसेज पर नहीं हो सकती। मैं आपको कॉल करता हूँ।
मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं उससे कैसे बात करूंगी? मुझे हैरत ये हुई थी कि जिस नंबर से कॉल आई वो कोई और नंबर था। वो नंबर नहीं था जिससे वो मुझे मैसेज करता था। मैंने फ़ोन उठाया तो बड़ी तरंग में उसने हेलो कहा था, लेकिन घबराहट के मारे मेरे मुंह से तो शब्द ही नहीं निकले थे। वो कहने लगा, कम ऑन यार, कुछ तो बोलो। सारी दुनिया को शायरी सुनाती रहती हो और वो भी ऐसी बोल्ड कि जज्बातों में आग सी लग जाती है, और तुम मुझसे ही घबरा रही हो। मैं तो तुमसे शादी करने का ख्वाहिशमंद हूँ। ये तो भाई बहुत जुल्म है। उस आदमी की आवाज़ मुझे ऐसी नहीं लगी थी कि मैंने पहले कभी सुनी हो। मैं उसकी आवाज़ सुनकर अपने सारे रिश्तेदारों के चेहरे सोचने लगी और उनकी आवाज़ भी मेरे दिमाग में घूमने लगी, लेकिन वो कोई भी मेरा रिश्तेदार नहीं था। फिर उसने मुझे मेरे नाम से पुकारा। मैं बुरी तरह चौंकी थी। वो कहने लगा, सोनाली, पहले तो एक गिलास पानी पियो, डर से तुम्हारा गला सूख चुका है। और इतना ज़्यादा मत सोचो, अपने माथे पर आने वाला पसीना भी पोंछ लो। अरे अपनों से इतना नहीं घबराते। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। मैंने फ़ौरन से फ़ोन बंद कर दिया। वो कैसे मेरी हालत के बारे में जानता था? मैंने मोबाइल फेंक दिया और अपना पसीना पोंछने लगी। पूरे कमरे को घूर घूर कर देखने लगी कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं लगा। वो आदमी मेरे पल पल की बदलती हालत को जानता था। अभी मैं समझ भी नहीं पाई थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खटका। दरवाज़ा खुला तो सामने मेरी माँ थीं और मुस्कुरा रही थीं। कहने लगी, सोनाली, तुम्हारी बीना आंटी का फ़ोन आया था और वो जिद पर अड़ी हुई है कि सोनाली का रिश्ता मेरे बेटे सुनील से तय कर दो। तुम्हारी आंटी इनकार सुनना नहीं चाहती। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उन्हें क्या जवाब दूं। मैंने कहा, माँ, अभी मुझे कुछ सोचने का समय दें। मेरी बात सुनकर मेरी माँ कहने लगी, सोचना क्या है बेटा, ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं आते। मेरी सहेली बहुत ही अच्छे खाते पीते घराने की है और उसका बेटा लाखों में कमाता है। फिर कहने लगी कि उसके बेटे की इच्छा है कि वो तुमसे शादी करे। अब उससे फ़ोन पर तुम बात खुद ही कर लेना। ये कहकर मेरी माँ कमरे से निकल गई। मैं पहले ही एक बहुत बड़ी उलझन में फंसी हुई थी। अब भी मैं कमरा बंद करके बैठ गई कि तभी मुझे मेरी मम्मी की सहेली के बेटे सुनील की कॉल आ गई और वही घिसे पिटे जुमलेबाजी कि तुम मुझे शुरू से ही पसंद थी, लेकिन मेरी नौकरी अब लगी है, इसलिए मैंने अपना रिश्ता तुम्हारे लिए भेजा है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। फिर कहने लगा, सोनाली, तुम तो जानती हो कि महंगाई कितनी बढ़ गई है और मैं उन मर्दों में से हरगिज नहीं हूँ कि शादी के बाद पत्नी के कमाने पर ऐतराज़ करूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि तुम अपना ऑनलाइन काम जारी रखो, तभी तो हम मिलकर घर चला सकेंगे। सुनील की बातें सुनकर मैं समझ गई थी कि उसकी मोहब्बत के पीछे उसका क्या मतलब छुपा हुआ है, इसीलिए मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, शादी के बाद मैं क्यों काम करने लगी? तुम हो ना, तुम कमाओगे, मैं सिर्फ घरदारी करूँगी। मेरी बात सुनकर सुनील कहने लगा, मैं तुमसे शादी इसीलिए करना चाहता हूँ ताकि तुम मुझे सपोर्ट करो। देखो, मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है। मैंने कहा, कमाना मर्द की जिम्मेदारी है, मैं कोई काम नहीं करूँगी, इसलिए अभी भी समय है, आप अपने फैसले पर आज़ाद हैं। ये कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। जिस काम से मैंने अब तक पैसा कमाया था, उस काम का अजाब मैं अब तक झेल रही थी। मैं ये काम आगे जारी नहीं रख सकती थी। और पता नहीं वो अनजान आदमी कौन है, क्यों मेरी जान के पीछे पड़ गया है और क्यों मुझसे शादी करना चाहता है। वो तो मेरी इतनी गंदी वीडियोस भी देख चुका है। यकीनन वो अपना कोई घिनौना मकसद पूरा करना चाहता होगा। मर्द चाहे खुद जैसा मर्जी हो, लेकिन उसे पत्नी अनछुई और पवित्र चाहिए। मुझ जैसी लड़की से वो भला क्यों शादी करेगा जो अपना पूरा शरीर सोशल मीडिया पर दर्शा चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई तो रोने बैठ गई। मेरा सब्र अब जवाब दे चुका था और फिर मैंने एक फ़ैसला कर लिया। मैंने तुरंत उस आदमी को कॉल लगा दिया। मैं अब इस किस्से को ख़त्म कर देना चाहती थी। वो आदमी जिसका नाम मोहित था, हर वक्त ऑनलाइन रहता था। रात का 1 बज रहा था। दूसरी ही बेल पर उसने फ़ोन उठाया। मैंने कहा, मुझे आपसे मिलना है। मैं सोच चुकी थी कि उस आदमी से 2 टूक बात कर लेना ही चाहिए। वो कहने लगा, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, बताओ कहाँ मिलना चाहती हो, मुझे भी तुमसे मिलकर बात करनी है। मैंने एक रेस्टोरेंट का नाम बता दिया और वक्त भी तय कर लिया। अगले दिन मैं तय वक्त पर रेस्टोरेंट में पहुंच गई थी, लेकिन मैंने अब तक अपने चेहरे से मास्क नहीं हटाया था। ये कोने की टेबल पर मैं बैठकर उसका इंतजार करने लगी। मेरे दिल की हालत इस समय बहुत बुरी थी। मुझे डर के मारे अपनी धड़कनें अपने कानों तक सुनाई दे रही थीं। ना जाने वो आदमी कौन था और मेरे बारे में क्या क्या जानता था। पता नहीं मुझे क्या डिमांड रखेगा। मैं यही सोच रही थी जब एक नौजवान बड़े धड़ल्ले से मेरे सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। वो आदमी 30-32 उम्र का होगा, देखने में अच्छी शक्ल सूरत का था।
मैं उसे बड़े गौर से देख रही थी, बिना आंखें झपकाए, कि वही आदमी है जिसने पिछले 3 महीने से मेरी जिंदगी नर्क बना रखी थी। मेरे मुंह देखने पर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, देख लिया मुझे। सोनाली, अब बताओ मैं तुम्हें पसंद भी हूँ कि नहीं। उसकी बात मेरे लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। मैंने फौरन से अपनी नज़रें चुरा ली। मैंने कहा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहली बार देखा है। मुझे तो लगा आप मेरे कोई जानने वाले या रिश्तेदार होंगे। आप कौन हैं और मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? वो कहने लगा, बता दूंगा, इतनी भी जल्दी क्या है। अच्छा बताओ, क्या खाओगी? क्या ऑर्डर करूं? मुझसे वो यूं बात कर रहा था जैसे पहले से हम मिलते आ रहे हों या हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो। इससे पहले कि वो वेटर को बुलाता, मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा, आप काम की बात करें, मेरी जान छोड़ने की क्या कीमत लेंगे? मेरे कहने का अंदाज थोड़ा गुस्सीला था। मैं थक चुकी थी उस आदमी के बारे में सोच सोच कर, इसीलिए मैं ये किस्सा ही ख़त्म करना चाहती थी। मैं जानती थी उसका कोई ना कोई मकसद तो ज़रूर होगा। वो मुझे कभी भी इज्जत की ज़िंदगी नहीं दे सकता। मेरी बात पर वो मुझे बड़ी सीरियस होकर देखने लगा। कहने लगा, तुम यहाँ कीमत अदा करने आई हो, मेरी डिमांड पूरी करने आई हो? बड़े गुस्से से वो मुझे देखकर पूछ रहा था। उसके बोलने का अंदाज जितना गुस्से भरा और सीरियस था कि मुझे अपना दिल सीने में रुकता हुआ महसूस हुआ था। उसकी गुस्से से भरी आंखें देखकर मेरी जान निकलने लगी थी। वो कहने लगा, भर सकती हो तुम, मेरी कीमत अदा करोगी, मेरी डिमांड पूरी कर सकती हो तुम? वो मेरी आंखों में अपनी कहर बरसाती आंखें गाड़े पूछ रहा था। मैं शायद उसकी नज़रों की ताव ना लग सकती थी, इसलिए अपनी नज़रें झुका गई। उसने जोरदार मुक्का टेबल पर मारा था। मैं बुरी तरह से चौंकी थी। कहने लगा, मेरी तरफ देखकर बात करो सोनाली। उसके शब्दों को सुनकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। वो कहने लगा, मैं तुमसे मिलने आया था, अपने बारे में बताने आया था, लेकिन अब नहीं। अब तुम पहले मेरी डिमांड पूरी करोगी। ये कहकर वो उठकर खड़ा हो गया और फिर कहने लगा, कल मैं तुम्हारे घर अपने माँ बाप को लेकर आऊँगा, तुम्हारा रिश्ता मांगने। बिना किसी ना नुकर के हाँ कर देना। तुमसे शादी करना ही मेरी डिमांड है। ये कहकर वो जा चुका था। मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। मैंने खुद को हालात के हवाले कर दिया। कुछ ही दिन बाद वो मेरे घर अपना रिश्ता लेकर आ चुका था और मेरी शादी भी उससे हो गई। मैं दुल्हन बनी उसके कमरे में मौजूद थी, लेकिन अब भी उससे बिल्कुल अनजान थी। कमरे का दरवाज़ा खुला तो मुझे अपना दिल धड़कता हुआ तेजी से महसूस हुआ था। लेकिन वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं डर के मारे कांप रही थी। वो मेरे सामने बैठ गया और कहने लगा, पहले तो ये तुम मुझसे डरना बंद करो, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। उसकी बातें भी मेरा दिल डर कम नहीं कर पा रही थीं। उसने मेरा सर्द हाथ थाम लिया और बताना शुरू किया। कहने लगा, मैं एक ISI का एजेंट हूँ और साइबर क्राइम के केसेस को हल करता हूँ। हमारी टीम में बहुत से ऑफिसर ऐसे होते हैं जो ऐसे गंदे चैनल को चलाने वालों को डिलीट करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये चैनल समाज में गंदगी फैलाने का काम करते हैं। पहले तो हम उन्हें मना करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि वो ऐसी घटिया टाइप की वीडियोस ना बनाएं, और जब वो नहीं मानते तो हम उन्हें डरा धमका कर उनके चैनल से सारी गंदगी हटवाते हैं। फिर वो कहने लगा कि मैंने तुम्हारी वीडियो भी देखी थी और तुम्हारी वीडियो मेरे लिए केस ही थी। मैंने कमेंट में तुम्हें इस काम से करने के लिए मना भी किया था, लेकिन तुम्हारे शब्दों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। तुमने मुझे जवाब दिया था कि समाज के मालदार लोग बेसहाराओं की कुछ मदद कर दें तो शायद हमें यूं सबके सामने अपनी इज्जत खोकर पैसा न कमाना पड़े। आप नसीहत तो बड़े आराम से कर रहे हैं, क्या शादी करेंगे मुझसे और मेरी सारी वीडियो देखकर भी मुझे इज्जत भरी जिंदगी दे सकेंगे? यकीनन नहीं देंगे। इसीलिए अपनी नसीहत अपने पास रखें, क्योंकि आपकी नसीहत मेरे घर वालों का पेट नहीं भर सकती। तुम्हारा यही जवाब सुनकर मैं सोचने पर मजबूर हुआ था। फिर वो कहने लगा कि मैंने तभी फैसला कर लिया था, इसलिए तुम्हारी तलाश शुरू कर दी, और तुम्हारी तलाश मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। देखो, मैंने तुम्हें ढूंढ भी लिया और तुमसे शादी भी कर ली, और तुम्हारे घर का खर्चा भी उठाऊंगा। उसकी बात सुनकर मैं उसे हैरत से देख रही थी और सोच रही थी कि क्या ऐसे भी मर्द हमारे समाज में होते हैं। मैं तो समझती थी ऐसा सिर्फ कहानियों और फिल्मों में होता है। आज मैं मोहित के साथ एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ और मैंने यूट्यूब का सारा गंद काम छोड़ दिया है। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।